गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 हमें बताता है अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के बारे में। अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तीन तरह के अश्योरेंस होते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट्स, दे आर ऑल्सो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। रिव्यू एंगेजमेंट वो भी अश्योरेंस है, और अदर अश्योरेंस। तो ये जो चैप्टर है ना, ये ऑडिट और रिव्यू के बारे में नहीं, ये अदर अश्योरेंस के बारे में, ठीक है। ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। किसका होता है? हिस्टोरिकल एफएस का। तो यहाँ पर जो अश्योरेंस या ओपिनियन हम दे रहे हैं वो अदर देन हिस्टोरिकल एफएस, मतलब हिस्टोरिकल एफएस नहीं, कुछ और चीज़ के ऊपर हम देने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को ये एकदम याद होना चाहिए कि इन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, कौन से इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ। द आंसर इज नंबर 1, इन एसए 3 एसए है, एसए 3400, आप कौन से इंफॉर्मेशन के ऊपर अश्योरेंस दे रहे हो? हिस्टोरिकल एफआई कि प्रोस्पेक्टिव एफआई? प्रोस्पेक्टिव एफआई मतलब फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। ऊपर देखो मैंने एक डायलॉग लिखा होगा, प्रोस्पेक्टिव एफआई इज ऑपोजिट ऑफ हिस्टोरिक एफआई। तो हिस्टोरिक एफआई पे नहीं दे रहे अश्योरेंस, यहाँ हम अश्योरेंस किस पे दे रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव एफआई पे दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड है एसए 3402। ये वाला स्टैंडर्ड है 3402, ये वही 402 के साथ पैरेलल चलता है। तो इसको रिवाइज करते हो तो हल्का सा मैं 402 भी दिखा दूंगा। 3402 में सर्विस ऑडिटर जो होता है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पे अश्योरेंस देता है, किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं देता। किस चीज़ पे देता है वो? कंट्रोल्स एट एसओ। एंड थर्ड SAE 3420, ये एकदम अलग है। एक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर वो एक स्पेशल तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डालना चाहती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफॉर्मा एफआई। प्रोफॉर्मा एफआई इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इलस्ट्रेट्स the effect of some significant event or transaction on the unadjusted FI as if that event had occurred at an earlier date। मतलब समझाने के एंगल से मैं बोलूँ तो जैसे कोई कंपनी है, उनका अमेलगमेशन बाद में हुआ था, लेकिन हम लोग को ऐसा एफआई बनाना है कि मान लो ये मर्जर अगर पहले हो गया होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में कैसा होता, ठीक है। इसके भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स उनको दिखाए थे, डिलीवरी कंपनी का आईपीओ का भी दिखाया था एग्जांपल्स। ये तो रिवीजन क्लास है तो यहाँ वो उतना डिटेल में एक्सप्लेन और एग्जांपल्स नहीं होगा जो क्लास में हुआ है। यहाँ तो मतलब मैं रिवाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा एग्जाम के एंगल से, ठीक है। तो दैट इज प्रोफॉर्मा एफआई। तो एक बात तुम हमेशा याद रख लेना कि जब तुम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आप किस चीज़ के अश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हो? सर, यू आर टॉकिंग अबाउट अश्योरेंस ऑफ सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉट इवन अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर दैन हिस्टोरिक एफआई। तो हिस्टोरिक एफआई पे तो नहीं दे रहे। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? प्रोस्पेक्टिव एफआई, प्रोफॉर्मा एफआई, कंट्रोल्स एट एसओ, यही सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, ठीक है। यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। अब एक एक करके अंदर जाके स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। अच्छा, नाम पहले समझ जाओ। एक वर्ड होता है नेगेटिव अश्योरेंस। नेगेटिव अश्योरेंस का मतलब होता है डायरेक्ट अश्योरेंस नहीं देके घुमा के दे रहे हैं, उसमें 2 बार नॉट लग जाता है, ठीक है। तो पहले वाला जो एंगेजमेंट है 3400 वो नेगेटिव अश्योरेंस का है, लेकिन बाद वाले दोनों एंगेजमेंट कौन से हैं? रीजनेबल अश्योरेंस के हैं। लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम लोग को वहाँ पे, ठीक है, लाल रंग का हाथ में। ओके, तो अब नीचे आ जाओ। अब मैं सबसे पहले कौन सा पढ़ाने जा रहा हूँ? ऑब्वियसली 3400। तो 3400 क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल मतलब फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचरिस्टिक वाले के केस में ना 2 अजम्पशंस हमें सीखने जरूरी। मैंने एक मास्टर डायग्राम बनाया था, ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने। ये मास्टर डायग्राम सबको याद होना चाहिए। जब आप फ्यूचर के लिए कोई भी डेटा बना रहे हो प्रोस्पेक्टिव एफआई, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक सम अजम्पशंस। तो इन्होंने बोला कि जी अजम्पशंस ना 2 प्रकार के होते हैं, बा best estimate assumptions। Best estimate assumptions are those assumptions which management expects to take place, कि ये होएगा, ठीक है। Number 2, it is based on management's experience and there is no risk of adverse deviation। मतलब कम से कम इतना तो होके रहेगा ही। जैसे सपोज अगर मैं आज एडवांस टैक्स अगर पेमेंट करता हूँ सरकार को, मैं अगर एडवांस टैक्स पे करता हूँ सरकार को, ओके, तो मुझे साल भर का अपना इनकम एस्टिमेट करना पड़ता है, उस बेस में देता हूँ। दैट इज़ क्वाइट अ रीजनेबल एस्टिमेट, बिकॉज पिछले साल के मेरे ट्रैक रिकॉर्ड्स और इनकम के अनुसार प्लस मैं इस साल जो नया चीज़ करने जा रहा हूँ उसको फैक्टर इन करके जब मैं एक डेटा निकालूंगा कि भाई इस साल का मेरा इतना इनकम होएगा जिसमें मुझे, तो दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल, ओके। तो बेस्ट एस्टिमेट असम्पशंस वो होते हैं विच मैनेजमेंट को लगता है कि यार ये होएगा, ठीक है, इसमें एडवर्स डेविएशन के चांसेस कम होते हैं, मतलब कम से कम इतना तो होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल इसका सब सुंदर, ये सब आईसी एग्जाम्पल्स हैं। कंपनी ने
पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर के सेल्स के अनुसार उनको लगता है कि इस क्वार्टर में हमारा सेल 5% तो बढ़ ही जाएगा, सीजन वैसा है। तो ये तो क्वाइट रीजनेबल अजम्पशन है कि बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, द सीजन एंड द बाइंग पैटर्न, द CFO एक्सपेक्ट्स कि अगले क्वार्टर में हमारा सेल 5% बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन। ये देखो, इट इज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इट टू टेक प्लेस, नो रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन। ओके, और ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ओके, इसी का उल्टा है हा वैसे अजम्पशंस होते हैं जो हमें पता भी नहीं कि होगा कि नहीं होगा। मैनेजमेंट नेसेसरली डज नॉट एक्सपेक्ट इट टू टेक प्लेस। इट इज लाइक अ व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो मतलब ये हो गया तो, वो हो गया तो। सर ऐसा अजम्पशंस का एग्जांपल तो, नंबर 1, एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। सर नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हो और आप उसका डिमांड एस्टिमेट कर रहे हो कि इस साल कितना माल बिक जाएगा, दैट्स टोटली हाइपोथेटिकल, बोलना मुश्किल है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दूसरी कंपनियों का माल इतना बिकता है तो हम जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी इतना बिक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। सेकंड वाला, 5 साल का कैश फ्लो प्रोजेक्शन कर रहे हो। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस फिर भी थोड़े से सही हो सकते हैं, बहुत लंबे प्रोजेक्शंस उनमें भयंकर उल्टे सुल्टे अजम्पशंस हो जाते हैं। तो अगर 5 साल का कैश फ्लो बना रहे हो तो सर वो भी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है। ओके, अच्छा, तुम CA हो, है ना, तुम CA हो तो तुमको इन अजम्पशंस के बारे में कमेंट करना है, चेक करना है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑब्टेन कर रहा हूँ तो आई हैव टू ऑब्टेन एश्योरेंस अबाउट कि जो बा है ना वो अनरीजनेबल नहीं है। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। और हा के लिए मुझे क्या चेक करना है? अनरीजनेबल वर्ड तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ये अनरीजनेबल हो ही सकता है। हा के लिए मुझे बोलना है दे आर नॉट अनरियलिस्टिक, दे आर नॉट अनरियलिस्टिक एंड दे आर कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द PFI। ये जो प्रोस्पेक्टिव FI बना रहे, जिस पर्पस के लिए बना रहे, उस पर्पस के साथ वो अजम्पशन फिट बैठता है, ये याद करना है। कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द PFI एंड नॉट अनरियलिस्टिक। ग्रेट। ये हम लोग आ गए ऐसे ही 3400 पे। अब यहाँ से प्रॉपर चालू करेंगे। देखो मैंने ऊपर कुछ नोट्स दिया है तुम लोग के लिए, ठीक है। एक एक करके सारे स्पेशल वर्ड्स, 6 स्पेशल वर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड एक बार पलट के देखो तो कितना लंबा जा रहा है, 8 पेज का है, ठीक है। 8 पेज लंबा जा रहा है तो क्वाइट अ गुड स्टैंडर्ड। लेट्स सी स्पेशल वर्ड्स। नंबर 1, यहाँ पर ना वर्ड जो यूज होता है वो ऑडिटर है, लेकिन ब्रैकेट में ब्लू कलर में क्या लिखा है? सर ऑडिटर का मतलब वही नहीं जो हमारे कंपनी का स्टैट ऑडिटर, हो सकता कोई और CA भी हो, मतलब सेम CA या डिफरेंट CA जिससे भी आप ये करवा रहे हो उसको हम लोग ऑडिटर बोल सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में जब जब ऑडिटर होगा इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का वही सेम CA जो ऑडिटर है, वो जरूरी नहीं है। नंबर 2, हम क्या देते हैं? ओपिनियन, ठीक है। नंबर 3, हमारे एश्योरेंस का लैंग्वेज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। मतलब 2 बार नॉट लगाना है, नथिंग नॉट, नथिंग नॉट, उसको बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस। यहाँ पे अजम्पशंस कौन से सर? बा और हा, ठीक है। नंबर 5, यहाँ पे जो मैं चेकिंग करता हूँ CA, उसको ऑडिट प्रोसीजर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन प्रोसीजर। सो डोंट यूज द वर्ड ऑडिट प्रोसीजर, यूज द वर्ड एग्जामिनेशन प्रोसीजर। एंड लास्ट, यहाँ पर क्या होता है? QOAODO तो होता ही है, मतलब जब मैं रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ QOAODO हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस विदड्रॉ का है, ठीक है। क्योंकि ICI का मानना है कि कोई भी फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट में बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो अगर गड़बड़ियां हैं तो QOAODO एक ऑप्शन है ही, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप निकल लो, कट लो, विदड्रॉ कर लो, ठीक है। मतलब नॉर्मली विदड्रॉ का ऑप्शन कब होता है? DO के साथ होता है, करेक्ट। जब हम लोग नॉर्मल 705 पढ़ते हैं तो डिस्क्लेमर का ऑप्शन किसके साथ आता है? विदड्रॉ के साथ, कि डिस्क्लेम करने से बढ़िया विदड्रॉ कर लो। यहाँ सबके साथ है, QO के साथ विदड्रॉ है, AO के साथ विदड्रॉ है, DO के साथ विदड्रॉ है। क्या विदड्रॉ मार सकते हो? विदड्रॉ इन ऑल केसेस, चाहे MMS हो चाहे लैक ऑफ एविडेंस। 2 ही तो गलतियां होती है जिसकी वजह से मॉडिफाइड बदलता है, MMS या लैक ऑफ एविडेंस। क्या मैं फास्ट हो गया क्या? ठीक है ना? ओके, QO AO DO तीनों ही केस में यहाँ विदड्रॉ का संजोग बनता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। 7 नंबर और एक पॉइंट है, रीड एग्जाम्पल 1 2। वो एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, तो रिविजन है। नंबर 1, पर्पस ऑफ ऐसे, इसमें यही बता दिया, एनी CA, चाहे वो कंपनी का सेम CA और चाहे डिफरेंट CA, उसको ऑडिटर बोल के संबोधित करेंगे हम लोग यहाँ पे। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 3 टाइप के हो सकते हैं, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं समझाने के लिए बता दूं, फोरकास्ट जो होता है वो नीचे आने वाला है। फोरकास्ट जनरली शॉर्ट टर्म का होता है और वो बा पे बनता है, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस पे बनता है। प्रोजेक्शन जो होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म होता है और वो हा पे बनता है या हा प्लस बा पे बनता है। ओके, कॉम्बिनेशन जो होता है इट कैन बी लाइक 1 ईयर का फोरकास्ट और 5 साल का प्रोजेक्शन, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव?
What do you mean by prospective FI? Prospective FI is FI that is based on A say assumptions that management expects to take place about an event in future and actions, possible actions by the management. तो assumptions and actions पे base करके जो information मतलब उसको बोलते हैं prospective FI. Prospective FI is highly subjective because आप futuristic statement बना रहे हो, ठीक है. अब सबसे पहले forecast कौन से assumption पे based होता है? बा की हाँ, बा बेस्ट एस्टिमेट assumption. तो यानी कि it is expected to happen, it is expected to take place. What is forecast? Forecast means a prospective information which is based on AA assumptions that the management expects to take place. मतलब best estimate assumption and the possible actions of the management. ठीक है. एग्जाम्पल वही CFO वाला जो मैंने बताया, जो हम लोग नोट्स बना के आए. फिर प्रोजेक्शन क्या होता है? सर प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन हा या फिर हा प्लस बा. इधर prospective financial information is prepared on the basis of hypothetical assumptions about future events which the management does not necessarily expect to take place. और दूसरा mixture of ba and ha. What if scenarios होते हैं, ये रहे examples. ये सब मैंने वहाँ पे नोट में लिखा दिया था. ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इस नोट में captured है, ठीक है. अच्छा, you tell me which assumptions are more reliable. बा की हा, बा देखो क्या लिखा है, बा डॉट 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 आर मोर रिलायबल देन हा. इस स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी जो जान है ना, वो ये बा हा है. अगर ये स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा ना, उसको 34 तो कभी क्लियर हो ही नहीं सकता, ठीक है. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ 3400. यहां से मैं बोलूंगा, आ जाओ पेज 6 पे, यहीं पे हो. हेलो, इधर स्कोप ऑफ ऐसे ही 3400. नंबर 1, What is the purpose of 3400? The purpose is that मैं एग्जामिन करूं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उसके assumptions को, और उसके ऊपर मैं रिपोर्ट इशू करूं. यही इसका स्कोप है, ठीक है. सेकंड, नॉन एप्लीकेबिलिटी. जो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स वाले इंफॉर्मेशन होते हैं ना, जैसे माडा रिपोर्ट, उन पर ये 3400 अप्लाई नहीं करता. माडा रिपोर्ट मतलब होता है मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट के अंदर सेबी के नियमों के हिसाब से एक रिपोर्ट डालती है जिसमें वो लोग फ्यूचर आउटलुक बताते हैं. वो बहुत जनरल और नैरेटिव होता है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होता. मैनेजमेंट उसमें यही बताती है कि भाई आगे जाते भविष्य हमारा कैसा है. तो दैट इज अगेन फ्यूचरिस्टिक, बट इट इज नैरेटिव एंड मतलब डेटा लिखा, उसमें नंबर्स नहीं होते. तो उन पर ये 3400 अप्लाई नहीं करता. ऑडिटर वर्ड, ये वही है कि इस चैप्टर में ऑडिटर वर्ड जब जब आएगा, इट मीन सेम सीए और डिफरेंट सीए. टर्न द पेज, ठीक है. यहाँ पर जो अश्योरेंस हम देते हैं, क्वेश्चन का नाम क्या है? नेचर ऑफ अश्योरेंस. तो वो रीजनेबल अश्योरेंस है कि नेगेटिव अश्योरेंस? नेगेटिव अश्योरेंस. नेगेटिव अश्योरेंस की भाषा ही होती है नथिंग नॉट, मतलब दो नेगेटिव्स यूज करके बनता है, ठीक है. हाँ, यहाँ तक ठीक है. नीचे चलें. अच्छा, यहाँ नेगेटिव अश्योरेंस क्यों देते हो? हाईलाइट. क्योंकि सर फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन को मैं कितना भी एग्जामिनेशन कर लूँ, मैं उसका कितना भी एविडेंस ऑब्टेन कर लूँ, वो फ्यूचर ओरिएंटेड और वो रिलायबल नहीं है. इट मे नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस. तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, स्पेक्यूलेटिव है, इसलिए भरोसे लायक नहीं है. तो मैं रीजनेबल अश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता. मैं कौन सा अश्योरेंस दे सकता हूँ? नेगेटिव अश्योरेंस. रेस्पॉन्सिबिलिटी. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ डेटा. याद रखना, इस चैप्टर में मेरा काम अश्योरेंस देना है, तो मैं तो डेटा प्रिपेयर नहीं करूंगा ना, तो कौन करेगा? मैनेजमेंट. तो इधर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एफआई? इट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट को ही पूरा डेटा सब कुछ आइडेंटिफाई करना है, असम्पशन सोचने हैं. एक बार आप थोड़ा मैनेजमेंट के एंगल से सोचो. कोई भी प्रोस्पेक्टिव एफआई बनेगा तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए. नंबर 1, कुछ तो अंडरलाइन डेटा होगा जिसके बेसिस पे आप प्रोजेक्शन कर रहे हो. वो अंडरलाइन डेटा आपका खुद का हिस्टोरिक डेटा हो सकता है, या कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री का डेटा हो सकता है. कुछ तो डेटा होगा, नहीं तो अजम्पशन मारोगे कैसे, ठीक है. तो एक तो कुछ अंडरलाइन डेटा होना चाहिए. सेकंड, आपको कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा. सेम आज जैसा है वैसा ही होगा या डिफरेंट होगा. आज जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह चल रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट का डिमांड चल रहा है, वैसा ही रहेगा कि चेंज होगा. तो यू हैव टू मेक सम अजम्पशंस आल्सो. तो दो चीज़ों को मिला के बनता है प्रोस्पेक्टिव एफआई. तो इन दोनों चीज़ों को चुनने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट. अंडरलाइन डेटा को चुनने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट.
एजम्पशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। वो प्रोस्पेक्टिव एफआई जो बनेगा उसमें भी तो डिस्क्लोजर्स जाएंगे, वो डिस्क्लोजर्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। ये पॉइंट नंबर 2 जो हाथी दिख रहा है ना, ये पी एथिक्स है। अब तो पी एथिक्स आता है तुम लोग को, है ना? तुम लोग को तो पी एथिक्स में पंडित तो आई हो गया। पी एथिक्स के अंदर अपना सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 3 फोरकास्ट के ऊपर होता है। अगर मैंने अपना नाम या अपने फर्म का नाम किसी भी फोरकास्ट के साथ दिया in such a manner to create an impression that I am vouching for the accuracy of the forecast, then I am guilty of professional misconduct। वो यही है टर्न। अब मेरे ऊपर आ गए ये लोग। ये डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिख रहा है तुमको, ये महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, कि अल्टीमेटली अब मैं सी हूँ, मेरे को तो प्रोस्पेक्टिव एफआई के ऊपर क्या देना है? एश्योरेंस देना है। तो प्रोस्पेक्टिव एफआई पे जब मैं एश्योरेंस देता हूँ तो मैं क्या क्या चेक करता हूँ, मतलब व्हाट आर माई एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। जैसे ऑडिट प्रोसीजर्स बोलते हैं ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। तो मेरे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स क्या होंगे? हेडिंग पढ़ो, नंबर डी, मीथ। येलो कलर। देखो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस बोला, ऑडिट एविडेंस नहीं बोला। SAE ऑडिट नहीं है ना, ये तो एग्जामिनेशन है। तो ये 4 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। नंबर ए, मुझे अजम्पशंस को चेक करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 क्या? अजम्पशंस। अजम्पशंस के लिए 2 पॉइंट है, बा और हा। मुझे देखना है कि बा इज नॉट अनरीजनेबल, हा इज नॉट अनरियलिस्टिक एंड इज कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ PFI। यही लिखा है यहां पे। नंबर 2, मुझे देखना है कि वो जो PFI बनाया ना आपने, इट इज कंसिस्टेंटली मेड इन अकॉर्डेंस विद द अजम्पशंस। PFI is properly prepared on the basis of assumptions. Ba ha. Number 3, all the assumptions, whether ba or ha, should be adequately disclosed along with the PFI and they should be categorized as ba or ha. जो भी assumptions है वो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करने चाहिए प्रोस्पेक्टिव एफआई के साथ और बताना चाहिए कि वो बा है कि हा है। एंड लास्ट, आपको चेक करना है कि PFI जिस अंडरलाइन डेटा से बना है, मोस्टली वो अंडरलाइन डेटा या तो मेरा ही होता है या किसी और कंपटीटर इंडस्ट्री का होता है, तो वो जो अंडरलाइन डेटा या हिस्टोरिकल एफएस जिसको देख के PFI बना है वो एकदम कंसिस्टेंट बेसिस में, मतलब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह यूज की गई है, सेम FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया गया है। इधर PFI is prepared on a consistent basis with the historical FS and historical FS को बनाने में जो अकाउंटिंग पॉलिसी FRF है वो भी आपने फॉलो किया है, कॉमा यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब हमारी कंपनी की जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वही यूज किया है हमने फॉर मेकिंग प्रोस्पेक्टिव FI। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ये हल्का है। प्रोस्पेक्टिव FI का एंगेजमेंट जब मेरे पास आएगा तो उसको एक्सेप्ट करने के पहले मैं 5 फैक्टर कंसिडर करूंगा। उड़ापे याद करने के लिए बुडापेस्ट बोल रहा हूँ, बुडापेस्ट का बी हटा दो, उडापेस्ट, ठीक है। यू से यूज कि क्यों बनवा रहे हैं मेरे से, क्या यूज क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन किसको देने वाले हैं, उड़ा। ए से अजम्पशंस क्या क्या लेने वाले हैं, कौन सा पीरियड कवर्ड है, शॉर्ट पीरियड वाला फोरकास्ट होता है, लॉन्ग पीरियड वाला प्रोजेक्शन कहलाता है ना। और ई से द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज शोन, मतलब प्रोस्पेक्टिव FI के अंदर सारा का सारा FS होगा जरूरी तो नहीं है, कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हैं यही लिखा हुआ बुडापेस्ट। ओके, अगर मुझे लगता है कि अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं या जो प्रोस्पेक्टिव FI बनने वाला है वो इनएप्रोप्रिएट है, एकदम सही नहीं है जिस पर्पस के लिए बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, या तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, शुड नॉट एक्सेप्ट, या अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या करूंगा, विथड्रॉ। नेक्स्ट, ये फिर से आ गया, देखो एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स में ये वाले जो फैक्टर्स है ना, ये बोल रहा है कि जब आप प्लान बनाओगे ना कि क्या प्लान करना है, कैसे चेक करना है, व्हाट फैक्टर्स, ये एग्जैक्टली एग्जामिनेशन प्रोसीजर नहीं है, ये तो फैक्टर्स है कि वाइल मेकिंग, जैसे ऑडिट करते हो तो प्लान बनता है, तो एग्जामिनेशन के लिए भी तो प्लान बनेगा। तो प्लान बनाते वक्त आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे, जैसे हमारी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हमारे पास केपेबिलिटी कॉम्पिटेंस है कि नहीं प्रोस्पेक्टिव FI को चेक करने का, मैनेजमेंट के पास केपेबिलिटी है कि नहीं बनाने का, मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स दिए वो सब्जेक्टिव है कि कैसे हैं, है ना, वो सब चीज़ों को चेक करने बोल रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ प्लान और अ प्रोग्राम फॉर एग्जामिनेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं,
ये ए से लेकर जी तक है, अंडरलाइन को रीड करो, सिर्फ अंडरलाइन को रीड करना। ओके तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये तो एक तरह से प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ होते हैं विच हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोस्पेक्टिव एफआई कैसा है और अकॉर्डिंगली मुझे उसको कैसे एग्जामिनेशन करना है। मेन मेरे एग्जामिनेशन का हिस्सा क्या है, बा और हा, मुझे अजम्पशंस चेक करने हैं, ठीक है। तो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस जो इन्होंने बनाए हैं, आपने चेक करो कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन किस बेसिस पे बना है, वो अजम्पशन कैसे निकला है। अच्छा मैं जैसे अपनी अगर मैं तुमको सपोज अगर बोलूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी होने जा रहा है मेरी कितनी इनकम होने वाली है, तो उसके लिए मैं कुछ अजम्पशन करूँगा, वो जो भी अजम्पशन मैं करूँगा मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ ना, मैं तो बता ही सकता हूँ ना, ठीक है। मैं सपोज बोलता हूँ मेरा देखो पिछले साल का इनकम था एक्स और करंट ईयर में क्या है, मैंने ये किया ये किया ये किया, नया नया ये सब्जेक्ट्स आने वाला है, ठीक है, मैं ये कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स बना रहा हूँ, ये मार्केट कंडीशंस है तो इतना हो जाएगा, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ ना। तो ये सारे बेस्ट अजम्पशंस आपको इवैल्यूएट करने हैं। नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस आपको चेक करना ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने हाइपोथेटिकली बोला कि ये जो नया प्रोडक्ट हम ला रहे हैं इसका डिमांड इतना होने जा रहा है, या बहुत बड़ा अजम्पशन कुछ बोल दिया, तो मैं बोलूँगा कि आपकी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो तो इतनी है नहीं कि आप उतना डिमांड मीट कर पाओगे जो आप हाइपोथेटिकली बोल रहे हो। यू आर सेइंग कि योर डिमांड विल इंक्रीज बाय 100%। मतलब सपोज आपका डिमांड अगर आज होता है 10 लाख यूनिट्स का, तो अभी आपको लग रहा है अगले साल 20 लाख यूनिट्स का हो जाएगा डिमांड, करेक्ट, 100% जंप। तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है नहीं, आपकी फैक्ट्री की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 13 लाख यूनिट्स की, तो 20 लाख यूनिट्स बनाओ कैसे? क्या आप लोग कैपेक्स करके अपनी फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाने वाले हो, या जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके बनवा के जॉब वर्कर से लाने वाले हो? ये आपको चेक करना पड़ेगा कि हाइपोथेटिकल जो भी अजम्पशंस है उसको सपोर्ट करने के लिए और भी तो डेटा होना चाहिए, नहीं तो वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन तो अनरीजनेबल हो जाएगा। जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है वही मैंने तुमको अभी बताया। मुझे हाइपोथेटिकल अजम्पशन में हमेशा दो चीजें चेक करनी पड़ती है। नंबर 1, they are consistent with the purpose of the PFI, and number 2, they are not unrealistic. अब ये heading, CA must check the presentation and disclosure of the prospective FI. Presentation disclosure कैसा होना चाहिए? ऐसा। Number 1, green color, the prospective FI should not be, number 1, not misleading. Number 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर क्लियरली डिस्क्लोज्ड। अच्छा, बी और एफ कनेक्टेड है ना, हाथ से यहाँ देखो, बी और एफ दोनों किसके ऊपर है? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ऊपर बोला है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज होना चाहिए, और एफ में बोला है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है तो उसको भी पूरा वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर बीच में सी डी ई किसके ऊपर है? ब्लू कलर में देखो क्या लिखा है, अजम्पशंस। मुझे चेक करने की अजम्पशंस एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, अजम्पशंस को बा और हा में कैटेगराइज किया गया है। वो अजम्पशंस किस डेट को लिए गए थे? बिकॉज अजम्पशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज ऑन अ डेट। तो अजम्पशंस किस डेट का है, किस पीरियड तक के लिए है। अजम्पशन में पॉइंट अजम्पशन है कि रेंज अजम्पशन है? पॉइंट अजम्पशन मतलब अगला साल हमारा डिमांड होगा 20 लाख यूनिट्स, ये पॉइंट अजम्पशन है। और रेंज अजम्पशन मतलब अगले साल हमारा डिमांड होगा 18 लाख से 22 लाख यूनिट्स के बीच में, ये रेंज अजम्पशन है। समझे ना? एक होता है पॉइंट कि अगले साल मेरा डिमांड एग्जैक्ट इतना होगा 20 लाख यूनिट्स, या फिर दूसरा रेंज 18 से 20 लाख के बीच में होगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, रिपोर्ट। आप प्रोस्पेक्टिव एफआई के लिए जो भी रिपोर्ट बनाओगे उनमें ये सब बातें होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल से ले जाकर दिखाऊंगा। इधर ये एग्जाम्पल 1 है। ये एग्जाम्पल 1 फोरकास्ट का है कि प्रोजेक्शन का है? फोरकास्ट इजी होता है, वो सिर्फ बा पे होता है। प्रोजेक्शन हार्ड होता है कि वो बाहा दोनों पे होता है। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है मैंने, प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन बा एंड हा। ओके, पॉइंट नंबर 1, वी हैव ऑडिटेड लिखा है कि एग्जामिन्ड, वी हैव एग्जामिन्ड द प्रोजेक्शन। नंबर 2, आपको स्टैंडर्ड का नाम देना पड़ेगा, SAE 3400। नंबर 3, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। उधर देखो,
क्या चीज मेरी ड्यूटी है और क्या चीज मेरी ड्यूटी नहीं है। ऑरेंज कलर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एग्जामिन द एविडेंस सपोर्टिंग द assumptions, ठीक है, एंड अदर इंफॉर्मेशन यूजिंग विच द PFI इज प्रिपेयर्ड। ग्रीन कलर, हमारी ड्यूटी क्या नहीं है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, देयरफॉर वी डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोजेक्शन। गुड। फिर 4 नंबर रेस्ट्रिक्टेड, 4 नंबर उधर देखो लाल रंग में क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड यूज, कि ये जो PFI है ये रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए और उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए और किसी पर्पस के लिए यूज होना नहीं चाहिए। फिर मेरा ओपिनियन, ओपिनियन 5 नंबर है, ब्रैकेट में पढ़ो, बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस सपोर्टिंग द अजम्पशंस, नथिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे अश्योरेंस रीजनेबल अश्योरेंस होगा कि नेगेटिव अश्योरेंस, तो 2 नेगेटिव हो गए ना, नथिंग नॉट तो चालू हो गया, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन which causes us to believe that the assumptions do not provide a reasonable basis for the projection। तो ये लैंग्वेज याद होनी चाहिए। Nothing has come to our attention which causes us to believe that the assumptions do not provide a reasonable basis for the projection, कि assumptions unreasonable है, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया, nothing not, ठीक है। फिर consistent policies, वो इसमें ये बताया हुआ 6 नंबर में कि ये प्रोजेक्शन जिस अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बना है उसमें और इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी सेम यूज किया गया है। 7 नंबर में फिर एक बार वार्निंग दे दो कि इवन इफ सारे अजम्पशंस जैसे बोले हैं वैसा हो भी जाए तो भी गारंटी नहीं है कि प्रोजेक्शन सच होगा, क्योंकि अजम्पशंस के अलावा कुछ नया इवेंट्स और हो सकता है, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स जो हमने पहले सोचा नहीं था। तो फिर से एक बार जाते थे वार्निंग देके जाओ, ठीक है। क्लियर है ये पूरा, यही सारा ज्ञान यहाँ पे देखो, रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यूज, वी हैव एग्जामिन्ड आवर ड्यूटीज टू एग्जामिन द एविडेंस सपोर्टिंग द अजम्पशंस। फिर ये 3 पॉइंट को नीचे डिस्क्राइब किया जो हम लोग वहाँ रीड करके आए हैं। अच्छा, अगर गड़बड़ियाँ हैं, अगर उस प्रोस्पेक्टिव FI में गड़बड़ियाँ हैं, जैसे इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया गया, तो सर प्रॉपर अजम्पशंस वगैरह का पॉलिसीज का अगर डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो वो MMS है। नॉर्मली MMS में आप क्या करते हो, QoAO, लेकिन यहाँ QoAO के साथ एक और ऑप्शन है, क्या, विड्रॉ। नीचे अगर आपके अजम्पशंस ही इनएप्रोप्रिएट है तो मैं क्या दूंगा, एडवर्स ओपिनियन, पर फिर उसमें भी एक ऑप्शन है AO या विड्रॉ। अगर मेरे ऊपर आप लॉसोवा डालोगे, लिमिटेशन स्कोप, तो मैं क्या देता हूँ, DO, उसमें तो ऑप्शन है ही विड्रॉ। डॉक्यूमेंटेशन, I must document all my examination procedures and the evidences that I have obtained regarding the assumptions. And number 2, I must maintain adequate documents to prove that I have performed my work in accordance with SAE 3400। खत्म होता है 3400। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 3402। अच्छा, क्या है ना, 3402 को पढ़ने के पहले एक बार हल्का सा मेरे को 402 दिखाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। वो भी रिवाइज करा चुका हूँ पर वो भी दिखाना पड़ेगा। 402, हाँ हाँ वही वाला, ठीक है। तो वो एक बार दिखाऊंगा फिर यहाँ पे आऊँगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में था SA 402। इसमें ना 402 पे मैंने एक बहुत बवाल डायग्राम बनाया था। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ओके, जो भी मैं बोल रहा हूँ वहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, 3402 आराम से हो जाएगा अगर तुम्हें एक बार 402 याद आ जाए। तो उसके लिए मुझे पूरा 402 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो डायग्राम्स मैं दूंगा उससे काम हो जाएगा। एक बार वो ये हाफ और ये अगले पेज में एक फुल डायग्राम है। तो तुम लोग ये बुक लाए नहीं होगे, कोई बात नहीं, मैं तो वो यही तो है, अपने बनाए थे क्लास में भाई, है ना। तो ये एक बार मैं अभी रिवाइज वापस से करा देता हूँ, हालांकि कराया था, फिर इससे वो जब लोड हो जाएगा ना दिमाग में, तब तुम 3402 पढ़ोगे, तुम आसानी से कर पाओगे, वरना 3402 बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ओके। आउटसोर्सिंग, एक कंपनी है, उसने अपना कोई भी बिजनेस प्रोसेस या एक्टिविटी आउटसोर्स किया है। किसको किया है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को किया है, ओके। इंपॉर्टेंट बात है कि दैट बिजनेस प्रोसेस या एक्टिविटी मस्ट बी रेलेवेंट टू FR।
वरना ये एस 402 3402 अप्लाई होगा ही नहीं। तो कंपनी जिसने अपनी एक्टिविटी आउटसोर्स की है उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? यूई, यूजर एंटिटी। हम उसके ऑडिटर हैं, हम उसके स्टैट ऑडिटर हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करता है, हमको बोलेंगे यूजर ऑडिटर। ठीक है, कंपनी ने जिसको आउटसोर्स किया है उसको क्या बोलेंगे? एसओ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या आउटसोर्स किया है? आउटसोर्स प्रोसेसेस दैट आर रेलेवेंट टू एफआर। ये वर्ड चाहिए बार बार क्योंकि अभी लगेगा, रेलेवेंट टू एफआर। अगर वो प्रोसेस इज नॉट रेलेवेंट टू एफआर तब तो सर ये सब ज्ञानबाजी कुछ अप्लाई होगा ही नहीं। ओके, अभी एग्जांपल्स देखो, तुमको मैंने एग्जांपल देते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो है फिलिप्स का। फिलिप्स ने अपना पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ही इन्फोसिस को दे दिया था करने के लिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस अगर पूरा दे दोगे तो वो तो रेलेवेंट टू एफआर है ही। दूसरा एग्जांपल, केपीएमजी ने खुद ने अपना पूरा पेरोल प्रोसेसिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है जिसका नाम ऑलसेक है। ठीक है, तो पेरोल प्रोसेसिंग इज रेलेवेंट टू एफआर क्योंकि सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट पीएल डेबिट कॉस्ट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, करेक्ट। एंड 3 नंबर, कोई कंपनी है जिन्होंने अपना टैक्स कंप्लायंस का पूरा फंक्शन आउटसोर्स कर रखा है, तो अगेन दैट इज रेलेवेंट टू एफआर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अगर आउटसोर्स किया है तो वो रेलेवेंट टू एफआर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला था ना, रीबॉक, नाइक वगैरह जो होते हैं वो लोग अपना जूता खुद नहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर उस लोग को देख के बनवाते हैं। तो वहाँ आपने क्या आउटसोर्स किया? मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू एफआर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इज नॉट रेलेवेंट टू एफआर, दिस इज रेलेवेंट टू एफआर। याद रहेगा क्या? ओ माँ, अब ये देखो एक बार, मैं एक बार फिलिप्स का एग्जांपल लेके बात करता हूँ। यूजर एंटिटी है, ये लोग अपना बुक कीपिंग का काम खुद करते हैं फिलिप्स, रॉ डेटा, और वो रॉ डेटा किसको भेज देते हैं? देखो एरो जा रहा है, इनपुट डेटा गोज टू एसओ, एसओ फिर वहाँ पे उसको सैप सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करता है और वापस भेज देता है इसको आउटपुट डेटा। ठीक है, अब एक बात सोचो, यूजर एंटिटी के अंदर भी तो कुछ कंट्रोल्स होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? ICUE, मतलब इंटरनल कंट्रोल सेट यूजर एंटिटी, समझ रहे हो? वन ऑफ द एग्जांपल इज कि जो इनपुट डेटा लोग भेजते हैं और जो आउटपुट डेटा मिलता है उसको ये लोग रिकॉन्साइल करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है, तो दैट्स अ गुड इंटरनल कंट्रोल, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मान लो मैंने एक टेस्ट लिया और पेपर तुम्हारा मैंने चेक कर दिया। मैंने तुम्हारा पेपर चेक करने के बाद एक बार किसी और सीए को भी दे दिया कि आप भी एक बार चेक कर लो, तो ये कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये एक इंटरनल कंट्रोल हुआ ना, वैसे ही बोल रहा है। तो इनपुट आउटपुट डेटा को कंपेयर करना, रिकॉन्साइल करना, ये भी तो कंट्रोल हुआ, कंट्रोल एट यूई। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है, ये इसकी बात ही नहीं हो रही है। 3402 जो मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज अबाउट इंटरनल कंट्रोल एट एसओ। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहां भी तो कंट्रोल्स होंगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जब आपके लिए वो एक्टिविटी या प्रोसेस करता होगा तो उनके यहाँ भी तो कुछ कंट्रोल्स होंगे। वो कंट्रोल्स हमको चेक करने, उस पर रिपोर्ट देनी है, वो है कंट्रोल्स एट एसओ। अब क्या है कि आप एक बात को समझो, ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक ही ऐसा क्लाइंट होगा कि अनेक क्लाइंट्स होंगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खाली एक ही यूजर एंटिटी के लिए काम कर रहा होगा, बहुत सारे यूजर एंटिटी, बहुत सारे के लिए? तो उन सब के लिए उसको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग या तो बोलेंगे टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द बेटर वर्जन, टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 2 बेटर वर्जन है। टाइप 2 रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट्स आएंगे। एक होता है ये ब्लू बॉक्स, दिस रिपोर्ट इज नोन एज सिस्टम डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एसओ। अरे एसओ का जो मैनेजमेंट है ना, एसओ का मैनेजमेंट, उन्होंने एक सिस्टम डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाया है जिसमें पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब किया है, और इस सिस्टम डिस्क्रिप्शन के ऊपर अश्योरेंस दे रहा है ये आदमी, सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर जो उधर देख रहे हो वो स्टैट ऑडिटर नहीं है एसओ का ना, वो नॉट अ स्टैट ऑडिटर, वो एक डिफरेंट ऑडिटर है। सीए भी हो सकता है, कोई अदर डिग्री वाला भी हो सकता है। ठीक है, वो सर्विस ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट के बनाए हुए सिस्टम डिस्क्रिप्शन के ऊपर अश्योरेंस दे रहा है कि भाई वो डिस्क्रिप्शन सही है। ठीक है, इस अश्योरेंस रिपोर्ट को बोलते हैं SAE 3402। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखो इधर, सपोज आपका जो मैनेजमेंट है ऊपर, एसओ का मैनेजमेंट, ठीक है, एसओ के मैनेजमेंट ने एक सिस्टम डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाया, उसमें 3 चीजें होंगी, DDO डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स, सिस्टम का डिस्क्रिप्शन एंड सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स जो है ना उसका डिजाइन, एंड O ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, DDO। इधर
ये सर्विस ऑडिटर चेक करेगा कि डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, वेदर द सिस्टम डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स द सिस्टम, ट्रू एंड फेयर यू नहीं, फेयरली, whether the system description fairly presents the system as per the applied criteria। अरे कंट्रोल्स की भी तो क्राइटेरिया होते हैं ना, कोको कोसो कोबिट, वही वाला कि डिस्क्रिप्शन एकदम सही है भाई, कंट्रोल्स आर सुटेबल डिजाइंड एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, कोबिट कोको जो भी, ठीक है। एंड मैंने कंट्रोल्स को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी चेक किया बाय टीओसी, तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो मैं वही 3 चीज पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है, डीडीओ के ऊपर। अच्छा मैं कौन हूं, मैं सिस्टम ऑडिटर हूं ना, सर्विस ऑडिटर, तो मैं तो कंट्रोल्स को चेक करने के लिए मैंने टीओसी परफॉर्म किया होगा, तो टीओसी और उसका रिजल्ट्स वो भी एनेक्शर की तरह साथ में स्टेपल कर दूंगा, नीचे देखो एनेक्शर टीओसी एंड रिजल्ट्स, प्लीज याद रखो, यही मेरे को आज चाहिए। तो 3402 में तुम कौन हो, तुम ट्राइंगल वाले हो, तुम वो आदमी हो, तुम सर्विस ऑडिटर हो, और लेट्स से यू आर सीए आल्सो, अ सीए who is performing assurance on the controls at SO। सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंट्रोल्स एट एसओ, कि एसओ में जो कंट्रोल्स है वो सही है कि नहीं है, कंट्रोल्स एट एसओ के ऊपर आप अश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है। तो हु आर यू, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द सर्विस ऑडिटर, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल्स के ऊपर अश्योरेंस दे रहा है, अपनी रिपोर्ट बना के दे रहा है एज पर ऐसे ही 3402। समझ में आया, ग्रेट, यही चाहिए था बस। आ जाए इधर वापस। अच्छा केवल 3400 जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर इंफॉर्मेशन था वो नेगेटिव अश्योरेंस था, बाकी 2 जो मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में वो कौन है, रीजनेबल अश्योरेंस। यहाँ पर आपको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस ऑडिटर या फिर हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर। अच्छा इसको मैंने यहाँ लिखा होगा फर्स्ट रीड वॉल्यूम 1 चैप्टर 2, वो मैं दिखा के आ गया। अब नीचे देखो, ये डायग्राम्स तो उसी चैप्टर के उठाए हुए रेफरेंस के लिए, अब ये देखना नहीं है। देखो मैंने यहाँ तुमको बताया हुआ सीक्वेंस रिविजन का, 11 पॉइंट दिस, उसी ऑर्डर में मूव करें सर हम लोग, है ना। चलो आओ, कम टू दिस पेज, ओके ठीक है, 2 मिनट्स। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से डिटेल में। इधर देखो ये चार्ट बहुत मस्त है, इससे पूरा एक एक चीज सजा के समझ में आएगा। इधर सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये क्या दिख रहा है, टाइप 1 रिपोर्ट, और उस तरफ क्या है, टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट आप याद रखना एज ऑन अ डेट होता है, मतलब एट अ स्पेसिफाइड डेट, मतलब इट डिस्क्राइब्स द कंट्रोल्स एट अ स्पेसिफाइड डेट, वेयर एज टाइप 2 बेटर है। टाइप 2 क्या है, इट डिस्क्राइब्स द कंट्रोल्स थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो ज्यादा बढ़िया हुआ ना। अच्छा टाइप 1 रिपोर्ट में एसओ की मैनेजमेंट जो सिस्टम डिस्क्रिप्शन बनाती है उसमें 2 चीज होता है, डीडी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एंड डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स, जबकि टाइप 2 रिपोर्ट में एसओ की मैनेजमेंट जो रिपोर्ट बनाएगी, डिस्क्रिप्शन बनाएगी, उसमें 3 होगा, डीडीओ, डीडी वही, और ओ से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। जाहिर सी बात है टाइप 1 के केस में अगर तुम सीईओ, तुम अपने आप को तुम लोग क्या समझोगे, सर्विस ऑडिटर। टाइप 1 में तुम सर्विस ऑडिटर हो, करेक्ट, तो तुमको अश्योरेंस किस पे देना है, डीडी पे, और टाइप 2 पे तुमको अश्योरेंस किस पे देना है, डीडी ओ पे, और साथ में एक एनेक्सर लगा देना टीओसी एंड रिजल्ट्स का। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो वही बताया हुआ है, टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है, डीडी, एसओ का मैनेजमेंट क्या देता है, डीडी, और आप उसी के ऊपर क्या देते हो, अश्योरेंस। टाइप 2 में क्या क्या होता है, डीडीओ, मैनेजमेंट किस चीज के ऊपर दावा करती है, डीडीओ पे, और तुम क्या करते हो, तुम भी उसी के ऊपर डीडीओ पे रीजनेबल अश्योरेंस देते हो, और साथ में तुम्हारे द्वारा किया हुआ जो टीओसी और नतीजा है उसका एनेक्सर भी लगा देते हो। ये देखो डायग्राम पढ़ो, तुम हो ये सर्विस ऑडिटर, तुमको क्या क्या करना है टाइप 2 में, प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट डीडीओ, एंड नंबर 2 एनेक्सर टीओसी एंड रिजल्ट्स ऑफ टीओसी। क्लियर है ये, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, एक बार इसको छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। एज पर SA 200 SA 200 जो इंटर वाला होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, सर 2 ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर 1 टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट समथिंग, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, एंड नंबर 2 टू रिपोर्ट, टू इशू अ रिपोर्ट। एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑरेंज कलर पढ़ो, दिख रहा है क्या बोर्ड पे, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट फलाना ढिमका, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, और दूसरा क्या है, टू रिपोर्ट ऑन इट, टू इशू अ रिपोर्ट। अब ऊपर आओ,
टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट व्हाट, हमें चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बनाया है, डीडीओ, डीडी तो दोनों में आएगा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में, और ओ खाली किस में आएगा, टाइप 2 में। तो अभी डीडी, सबसे पहले हमें रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि मैनेजमेंट ने सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन बनाया है वो फेयरली प्रेजेंट्स द सिस्टम है कि नहीं, वो सिस्टम को सच में, मतलब सच में सिस्टम वैसा ही है ना जैसे लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स द सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन्होंने कुछ कंट्रोल्स डिजाइन किए होंगे, हम तो वही चेक करना चाहते हैं, कंट्रोल्स एट एसओ, दैट्स द सब्जेक्ट मैटर। तो वो कंट्रोल्स जो एसओ ने बना रखा है वो एकदम सही बना रखा है, सूटेबली डिजाइंड एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कोबिट, कोको, कोसो, ये सब। तो नंबर 2, दैट द कंट्रोल्स वर डिजाइंड सूटेबली। फिर नीचे अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो मैं वो भी बोलूंगा कि मैंने चेक कर लिया, द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये देखो, ये ट्रायंगल बना के समझाया था कि नहीं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर इन दिस केस? सब्जेक्ट मैटर इज कंट्रोल्स एट एसओ सिस्टम डिस्क्रिप्शन। उसी के ऊपर मैं क्या दे रहा हूं, एश्योरेंस रिपोर्ट। अब यहां आ जाओ, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन चलेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। 3402 अप्लाई तब करता है जब डीडीओ चेक हो रहा हो, स्पेशली दोज कंट्रोल्स which the service organization uses to render services to the user entity which is relevant to the financial reporting। अगर आप मेरे पास आओगे, मैं सीए हूं, आप मेरे पास आओगे और बोलोगे डीडीओ में सिर्फ आपको ओ चेक करना है, तो मैं आपका काम लेने से मना कर दूंगा, सिर्फ ओ। या फिर अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आया अपना खुद का कंट्रोल चेक कराने, तो भी मैं मना कर दूंगा। उस सब के ऊपर 3402 नहीं है। 3402 किस लिए है? Controls used by the SO to render services to the UE which are relevant to the financial reporting of UE, उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन, ये हम लोग 402 में पढ़ के आ चुके हैं। फिर इधर ये, इसको जरा देखो, लुक एट द एग्जांपल। एक कंपनी है, उन्होंने अपना पेरोल प्रोसेसिंग वाला एक्टिविटी विच इज रेलेवेंट टू एफआर किसी ऑलसेक को दे दिया। अब ऑलसेक के वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स एट एसओ होंगे कि नहीं होंगे? भाई इमेजिन करो, पेरोल प्रोसेसिंग करने के लिए ऑलसेक हो, तुम अगर ऑलसेक हो तो किसी भी क्लाइंट का पेरोल प्रोसेसिंग करने के लिए तुमको उसका पूरा अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए कि नहीं? एम्प्लॉय कितना दिन अटेंड किया, कब अटेंड किया, छुट्टी मारा बिना परमिशन, तो उसका एक दिन का पैसा कटता है ना, एलओपी बोलते हैं, है ना। वो सब डेटा चाहिए तुमको चाहिए। एम्प्लॉय ने रीइंबर्समेंट्स मांगे, वो पूरा डेटा चाहिए तुमको। विदाउट ऑल दैट डेटा हाउ कैन यू प्रोसेस द पेरोल? ठीक है, तो उनके यहाँ पक्का कुछ कंट्रोल्स होंगे। वो जो भी कंट्रोल्स होंगे उनके यहाँ पे, वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा कि नहीं? क्योंकि अगर उनके पास अच्छे कंट्रोल्स नहीं है तो वो पेरोल प्रोसेसिंग गलत कर देंगे, जो हमारे पीएल में गलत डेबिट होगा तो हमारा पीएल अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो उधर देखो, द इंटरनल कंट्रोल्स एट एसओ अफेक्ट्स व्हाट? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूई। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दुनिया भर के असर्शन नहीं होते, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, वैल्यूएशन, वही सब। तो द कंट्रोल्स एट एसओ अफेक्ट्स द असर्शंस, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स माई फैप, मैं जो फैप करता हूँ ना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसको भी वो अफेक्ट करता है, ठीक है। यहां देखो यही बोला है कि कंट्रोल्स एट एसओ, ठीक है, they pertain to assertions relating to the financial statements of UE and they pertain to the evidences that user auditor seeks to find through his procedures, RAP and FAP। ये एग्जाम्पल ये जो मैंने वहां पे बगल में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट, कंट्रोल्स एट एसओ, उसके अंदर क्या क्या आएगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, जो मैंने उस वक्त पढ़ाया था 402 में। कंट्रोल्स एट एसओ ऑल्सो बिलीव्स कि यूजर एंटिटी के भी कुछ कंट्रोल्स होगा, तो वो भी तो भाई चेक करना है। नंबर 1 पढ़ो, इट इन कंट्रोल्स एट एसओ इंक्लूड्स यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्ड बाय द एसओ। एंड नंबर 2, वो एक महा चार्ट याद है, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, क्रिकेट मैच, कंट्रोल एनवायरमेंट, एंटिटीज, रैप, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एक्टिविटी। तो कंट्रोल्स एट एसओ ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एट एसओ। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल में क्या आएगा? कंट्रोल एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, वो सब। वही अगले पेज में बोला है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट, इधर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट एसओ, ठीक है।
तो अल्टीमेटली मेरे पीजे पे छोड़ा गया है, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट है और कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है जो 402 में हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हो गया, अब लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है, कम टू दिस। अच्छा, तुम्हारे सामने अभी ये 1.5 पेज लंबा ब्लू बॉक्स दिख रहा है ना तुमको, मैंने इस ब्लू बॉक्स के लिए क्या लिखा ऊपर पढ़ो, दिस इज अ लिस्ट ऑफ जेनेरिक प्रोसीजर्स। इसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक तो अंदर का पढ़ना ही नहीं, खाली हेडिंग काफी है, और वो भी सिर्फ स्टार वाला। ठीक है, तो स्टार वाला पढ़ो, ये रहा। First of all, I must assess the suitability of the criteria used by the SOs का management for designing the control. कोसो, कोको, कोविड जो भी है वो suitable है कि नहीं है। Number 6, I should understand the SOs system. I should obtain evidence regarding the description of the system कि जो system management describe कर दी वो actually है भी कि नहीं है। I must obtain evidence regarding the design of controls कि इनके controls suitably designed to meet the control objectives. And then I must check the operating effectiveness of those controls by performing TOC, और मैं तो TOC और उसके रिजल्ट्स भी साथ में एनेक्स कर देता हूँ। तो ये जो स्टार वाले थे ये काम किए हैं, बाकी सब तो ऐसे ही, वो सब जगह लगने वाले हैं। अब ये देखो नेक्स्ट। ठीक है, तुम लोग एक बार ना अपना मतलब दिमाग तो नहीं, तो ये रेड कलर पढ़ो, रेड में जो लिखा है। हाँ, तो ये कौन से मुद्दे पे है सर, लिखो। क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि नहीं, क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, रिटन रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन था ना, कि अगर आप सर्विस ऑडिटर हो तो आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे। हम 3 लेंगे, 1 2 3, 3 का ABCD। 1 2 3, नंबर 1, मैं उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा कि मुझे आप लिख के दावा करो कि जो DD या DDO आप लोगों ने अपने रिपोर्ट में समझाया वो सही है कि नहीं है। नंबर 2, आप लोग मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करे हो, मुझे सब कुछ आपने बताया है, मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं है। नंबर 3, मतलब कोऑपरेट मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना, चेक करने देना। एंड नंबर 3, आपने मुझको सब कुछ डिस्क्लोज किया है, क्या डिस्क्लोज किया है। नंबर 1, आप लोगों के यहाँ जितने भी नॉकलैर हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, यूसीडी मतलब UCMS क्या होता है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। यहां मैं कंट्रोल्स पे रिपोर्ट कर रहा हूं ना, तो कंट्रोल में गलती को मिसस्टेटमेंट बोलते हैं कि डेविएशन, तो UCD मतलब अनकरेक्टेड डेविएशन। तो आप लोग की जितने भी फ्रॉड, नॉकलैर, UCD आपने मुझे बताया है, आप लोगों के कंट्रोल्स में जहां जहां कमियां हैं मुझे बताया है, आप लोगों के कंट्रोल जब जब फेल हुए हैं आपने बताया है मुझे। ठीक है, आप लोगों ने इनफैक्ट पीरियड 13 के ऊपर भी मुझको डेटा दिया है सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे। तो दीज आर द रिटन रिप्रेजेंटेशंस टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द SOs मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है, तुम 3402 में रिपोर्ट दोगे ना। ठीक है, एक बार रुक जाओ, स्टैचू तुम्हारे सामने 1.5 पेज का ग्रीन डिब्बा दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये 1.5 पेज के ग्रीन डब्बे में व्हाइट कलर का एक बीच में डाला हुआ है, वो देखो। ठीक है, ओवरऑल 1.5 पन्ना जो है वो तो मैं एग्जाम्पल से जाके दिखाई दूंगा, पर मेन एक बार देखो कि मेरी ओपिनियन की भाषा कैसी होती है। मैं यहाँ पे कौन सा वाला अश्योरेंस देता हूँ, रीजनेबल अश्योरेंस, तो मेरी ओपिनियन की भाषा कैसी होती है वो देखो एक बार। व्हाइट कलर में क्या लिखा है, टाइप 2 रिपोर्ट, सिर्फ जो मैं बोलूंगा अंडरलाइन वो पढ़ना। ओके, DDO 3 चीज के ऊपर मैं ओपिनियन दूंगा। द डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स, पहला पॉइंट क्या है, द डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स द सिस्टम throughout the specified period। टाइप 2 में throughout the period होता है। नंबर 2, the controls were suitably designed as per the applied criteria। and number 3, the controls were operating effectively throughout the period। तो DDO पे मुझे को इस तरह की ओपिनियन देनी है। यहाँ नथिंग नॉट की भाषा है क्या, अरे नहीं है, कितना सोच रहा है, क्या यहाँ नथिंग नॉट बोला है, नहीं, तो मतलब ये कौन सा अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस। नथिंग नॉट वाली भाषा को हम बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, ये यहाँ तो नथिंग नॉट है नहीं, तो रीजनेबल एश्योरेंस है कि डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स करता है, डिजाइन ऑफ द कंट्रोल सूटेबल है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कर रहा है ना, सब बोला। अच्छा, अगर यहीं पे टाइप 1 रिपोर्ट होता तो आप ओ हटा देते, सिर्फ DD रखते, और दूसरी बात आप थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड बोलते कि एज एट अ स्पेसिफाइड डेट बोलते,
एज एट स्पेसिफाइड डेट बोलते हैं। ये ओपिनियन की मेन भाषा ये तुमको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अगर ये टाइप 2 रिपोर्ट होगा तो टाइप 2 रिपोर्ट में मैं साथ में एक एनेक्शर भी दूंगा ना कि मैंने क्या क्या टीओसी किया, उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए। टाइप 2 रिपोर्ट के साथ एक एनेक्शर जाएगा जिसमें मैंने क्या क्या टीओसी किए वो डिटेल्स और उसके जो जो मुझे नतीजे मिले। अच्छा कंट्रोल में जो गड़बड़ियाँ मिलती हैं उनको एमएमएस बोलते हैं कि डेविएशन, तो मुझे जो जो डेविएशन मिला वो सब पूरा एनेक्शर बना के रिपोर्ट करूँगा साथ में। ये क्लियर है कि नहीं है? ओके कूल। एक बार अब वहाँ जाना पड़ेगा, मैं तुम लोग नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये आ जाओ इधर। टाइप 1 क्या, टाइप 2 दिखाते हैं सीधा, ठीक है। स्टार्ट करें। एक वो जो ग्रीन कलर का 1.5 पेज का था ना कि क्या क्या लिखा रहता है, ये रहा एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 टाइप 2 सर्विस ऑडिटर्स एश्योरेंस रिपोर्ट। ऑब्वियसली यहाँ 3 मुद्दों पे बोलोगे और हमेशा अंदर में क्या लिखोगे, एज एट अ स्पेसिफाइड डेट की थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड, थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड, और डीडीओ बोलोगे। टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्कोप, हमारा काम यहाँ पे स्कोप क्या है, डीडीओ, बॉक्स देखो तीनों, ठीक है। नंबर 4 कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, ये सब बनाना वो उनका काम है, मैनेजमेंट का, हमारा काम नहीं है। 5 नंबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू कमेंट एंड प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन डीडीओ, और मैंने कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया है, 3402। 6 नंबर मैंने जो जो प्रोसीजर्स किए, मेरे प्रोसीजर्स मेनली कौन से थे, टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी कंट्रोल्स। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि वो कंट्रोल्स है ना, तो मेरा मेन प्रोसीजर क्या होगा, टीओसी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। ग्रीन कलर जोर से। व्हाट इज द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव? सर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यूवी का जो भी डेटा प्रोसेस करेंगे वो कंप्लीट होगा, वैलिड होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। 7 नंबर लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्स। अब ये बहुत अच्छा है, देखो हर कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, वो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इस बात की चेतावनी देनी जरूरी है। आफ्टर ऑल यहाँ सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर है कंट्रोल्स एट एसओ, तो कंट्रोल की लिमिटेशन तो बतानी पड़ेगी। कंट्रोल की क्या क्या लिमिटेशन होती है? सर एक तो खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है कंट्रोल की। सेकंड, कंट्रोल्स एट एसओ आल्सो डिपेंड ऑन द कंट्रोल्स एट यूई, वो भी तो है। थर्ड, आप सिर्फ उन कंट्रोल्स की बात कर रहे हो जो एफआर से रेलेवेंट है, एफआर प्रोसेसिंग ऑफ यूवी से रेलेवेंट है, और कंट्रोल्स की बात नहीं कर रहे हो, तो वो यहाँ पे पूरा आपको बताना पड़ेगा। और आप ये भी बता दो कि ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ अश्योरेंस दे रहा हूँ, ये अश्योरेंस इन कंट्रोल्स पे इस पीरियड के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर तक ये कंट्रोल अच्छा चलेगा। आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल दिस। एक खास बात और है, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे यूजर एंटिटी के लिए काम करता है, तो सबके लिए थोड़े थोड़े कंट्रोल्स अलग होंगे, तो बोला हमने सबके लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज कोई चेकिंग नहीं करवाया है, ये जनरल कंट्रोल्स डिस्क्राइब कर रहा है विच इज रेलेवेंट टू लॉट ऑफ यूजर एंटिटीज। हमारे बहुत सारे यूजर एंटिटीज है जिनका जो कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स है उनको और उनके यूजर ऑडिटर्स के इंफॉर्मेशन नीड्स को मीट करने के लिए बना है। सो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर यूजर एंटिटी या ऑडिटर उनको जो जो कंट्रोल्स के ऊपर चाहिए था वो शायद इसमें नहीं हो। पढ़ना है कस्टमर्स मतलब यूजर एंटिटी एंड देयर यूजर ऑडिटर्स, ठीक है। अच्छा एक बात तुम सुनो, मैं तुमको सिंपल सा बात बोलता हूँ, मैंने एक सैमसंग का फ़ोन खरीदा, ओके, कोई भी फ़ोन खरीदूंगा उसमें यूज़र मैनुअल आएगा जिसमें पूरा समझाया हुआ रहेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते जो मेरे काम की नहीं है और कुछ चीज़ें जो मेरे काम की होती हैं उसमें होती नहीं है। तो सैमसंग वाला क्या सिद्धार्थ अग्रवाल के लिए अलग से यूज़र मैनुअल बनाएगा क्या, कि सारे अपने सारे कस्टमर के लिए एक ही यूज़र मैनुअल बनेगा? वही बात है यहाँ पे कि हम एक ही बना रहे हैं सारे अपने यूज़र एंटिटीज़ के लिए, आपके स्पेसिफिक नीड्स हो सकता है उससे मीट नहीं हो, ठीक है। अंदर पढ़ो। कि कंट्रोल्स जो है वो सारे एरर ओमिशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। द प्रोजेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस टू फ्यूचर पीरियड्स इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल्स एट एसओ में बिकम इनएडिक्वेट और फेल, कि ये फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है, ये जो अभी हमको दिखा थ्रू आउट द पीरियड हमने उस पर दिया है, तो आप ये नहीं सोचते थे फ्यूचर में भी इनका कंट्रोल सही काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
अब फाइनली मेरी ओपिनियन की भाषा हम लोग वहां से पढ़ चुके हैं, डीडीओ पे ओपिनियन रहेगा, एक एनेक्चर जाएगा टीओसी का डिस्क्रिप्शन और रिजल्ट्स का, और लास्ट में वो फिर एक वार्निंग कि ये सबके लिए नहीं है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, वैसा ही। ठीक है, डन है तो ये ओके। अच्छा, यहां पर भी आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। अगर मान लीजिए उनका डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, या कंट्रोल सूटेबली डिजाइन नहीं है, या कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं कर रहा है, या हमें एविडेंस नहीं मिल पाया, तो इन चारों केसेस में हम क्या दे सकते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन। उसके एग्जांपल्स है वहां पे। डॉक्यूमेंटेशन, मुझे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है प्रॉपर, किस चीज का? एपी, एई, एसी, एजे, कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए, क्या क्या एविडेंसेस मिले, किन कंक्लूजन्स पे पहुंचा और क्या क्या जजमेंट्स लगाए। खत्म। 3402 यहाँ खत्म होता है। अब ये तो कुछ और है, छोड़ दो। 3402 क्लियर है सबको? डन। तो अपने ये 2 स्टैंडर्ड्स अभी हो गए। अब मैं ये 3420 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार तुम लोग जरा ताको तो 3420 कितना बड़ा है, चेक। 7 है ना? प्रोफॉर्मा देखो, इन सारे जो भी ये अपने रिवीजन कर रहे हैं, ये पूरा अपना 100% रिवीजन हो रहा है। मेरे को आज टाइम, मतलब मैं पूरा लगा भी रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये सब थोड़े हार्ड है, तुम भूल गए होगे तो थोड़ा याद दिला रहा हूँ, पर अपने 100% रिवाइज करके जा रहे हैं। और नोट्स भी उस तरह का बनवाया हुआ है, मार्क कराया हुआ है कि जिससे रिवीजन आसान हो। तुम देखते हो कई जगह पे मेरे हाथ का लिखा हुआ काफ़ी यूज़फुल होता है, उससे पूरा एकदम एक सेकंड में समझ में आ जाता है, और भाषा भी याद रखने में सिंपल है। तो 3420 में भी ऐसा ही है। ये स्टैंडर्ड इस चैप्टर नंबर 11 का आखिरी स्टैंडर्ड है जिसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। क्या लिखा है? नाम पढ़ो, लाल रंग का नाम पढ़ो। एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा एफआई इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। तो इसकी कहानी को मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, रुको। दिख रहा है एग्जाम्पल? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। तुम कहाँ दिख रहा है हमको बताओ। ये रहा, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल देते हैं, एक रियल एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक कंपनी है डेलीवेरी। डेलीवेरी एक कोरियर कंपनी है, ठीक है। ये हरियाणा से है। नाम भी बड़ा सोचा इन्होंने, अच्छा कैची टाइप का, मेरे को इनका नाम बड़ा पसंद है। डिलीवरी में दिल्ली का डेली कर दिया, डेलीवेरी, और ये काफ़ी पॉपुलर है। तो डिलीवरी लिमिटेड का आईपीओ आया। क्या आया? पब्लिक इशू। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि डिलीवरी एक कोरियर कंपनी है, मतलब लॉजिस्टिक बिजनेस में। तो डिलीवरी ने एक दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मर्जर किया था, उसको टेक ओवर किया था। उस दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी का नाम है स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन मतलब ऑन टाइम, स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक्स, उसका टेक ओवर किया। अब ये टेक ओवर बाद में हुआ था, लेकिन कंपनी डिलीवरी जिसका आईपीओ आ रहा है, उनको एक ऐसा प्रोस्पेक्टस हो जाएगा ना आईपीओ के लिए, उसमें एक ऐसा प्रोफॉर्मा इंफॉर्मेशन बनाना है जिससे ये हो कि भाई स्पॉट ऑन का लॉजिस्टिक मान लो बाद में नहीं, 1 अप्रैल को ही हो गया था। अगर ये मर्जर पहले ही हो गया होता तो आज डिलीवरी की बैलेंस शीट पीएल कैसी होती? समझ रहे हो बात को? इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब मर्जर अमेलगमेशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। आपको एक ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना है, प्रिपेयर करना है, जो मर्जर अमेलगमेशन का इफेक्ट बैकडेट से दिखा दे कि यही मर्जर अमेलगमेशन अगर बाद में पहले हो गया होता तो आज पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी होती। ठीक है, तो ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने किसने बोला? सेबी। आईपीओ आ रहा है ना, तो किसने बनाया? बोला सेबी। तो सेबी का एक रेगुलेशन है जिसका नाम है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ठीक है। उसमें उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा। तो द मैनेजमेंट ऑफ द डिलीवरी लिमिटेड हैज टू प्रिपेयर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन using the criteria mentioned in SEBI regulations.
ठीक है, अब वो बना देंगे। हम कौन है जी, हम तो ऑडिटर हैं, चार्ट अकाउंटेंट है। हमें चेक करना है कि डिलीवरी ने जो प्रोफॉर्मा एफआई बनाया है वो एकदम सही बनाया है क्या एज पर सेबी रेगुलेशंस, और उस पर हमको अश्योरेंस देना है। यही हमारा काम है, ठीक है, क्लियर एकदम ये, ओके। उसी वही रिपोर्ट चल रही है, ENY वाला है। मैंने इसके लिए एक मस्त इक्वेशन लिखाया होगा, ये रहा, येलो कलर में इक्वेशन देखो जरा, येलो कलर में क्या लिखा है, प्रोफॉर्मा एफआई दिख रहा है, इक्वल टू क्या लिखा है, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स प्लस अनएडजस्टेड एफआई। अनएडजस्टेड एफआई का मतलब होता है डिलीवरी का जो एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विदाउट द मर्जर जो होता है वो, ठीक है। प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स हैं जो दिखाएंगे कि अगर ये मर्जर बैकडेट पे हो गया होता तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स को जब आप अनएडजस्टेड एफआई के साथ जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्रोफॉर्मा एफआई। तो सर डेफिनेशन तो याद रखना पड़ेगा। ये देखो, ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ो। प्रोफॉर्मा एफआई इज द एफआई दैट इलस्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑन अनएडजस्टेड एफआई एज इफ द इवेंट हैड ऑकर्ड एट एन अर्लियर डेट, ठीक है। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको प्लीज मेमोराइज करो, इसी पे ये लाइन क्लीशे है। तुम 3420 पढ़ोगे ना, ये लाइन जो है ना, ये हरे रंग वाला लाइन, ये 50 बार आएगा लिखा हुआ, तो ये हरा लाइन तो याद होना चाहिए। लर्न, कम से कम इसको अपने दिमाग में 3 बार बोलो। illustrates the effect of significant event or transaction on unadjusted FI as if the event had occurred at an earlier date। ये लाइन पता बहुत बार लिखा है अंदर, ये लाइन एकदम ऐसे कॉन्फिडेंटली आना चाहिए निकल के, ठीक है, तो बहुत फायदा होगा फिर अंदर हम लोग को। ये हो गया क्या सबका, ओके। ऊपर 3420, यहाँ पे तुम मुझको क्या बोल के पुकारोगे, ऑडिटर या फिर प्रैक्टिशनर। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, KPMG और एक ENY का। एक ने अपने आप को ऑडिटर लिखा है, एक ने अपने आप को प्रैक्टिशनर लिखा है, ठीक है। जैसे ये ENY वाले अपने आप को क्या बोले हैं भैया, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स। KPMG ने अपने आप को ऑडिटर बोल के संबोधित किया था। KPMG वाला भी एक रिपोर्ट दिखाया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपने आप को क्या बोलोगे, ऑडिटर या प्रैक्टिशनर। नंबर 2, ये कौन सा एंगेजमेंट है, रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब यहाँ नथिंग नॉट की भाषा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट अश्योरेंस दोगे, ठीक है। नंबर 3, जो प्रोफॉर्मा एफआई बनाए उसका अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, नाम याद करो, सेबी आईसीडी रेगुलेशंस 2018, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैनेजमेंट को मैनेजमेंट नहीं बोल के क्या बोलोगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। हु इज प्रिपेयरिंग द प्रोफॉर्मा एफआई, मैनेजमेंट। डिलीवरी का मैनेजमेंट, उनको आप मैनेजमेंट नहीं बोले क्या बोलोगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एक्चुअली वो इसलिए है ना क्योंकि प्रोस्पेक्टस वगैरह का ड्राफ्टिंग खुद इशूअर कंपनी नहीं करती, उनका मर्चेंट बैंकर्स करता है। आप समझ रहे हो, कोई कंपनी अगर IPO लाएगी तो उनका प्रोस्पेक्टस वो नहीं बनाते, मर्चेंट बैंकर्स बनाते, तो हो सकता है उन्होंने बनाया हो। तो इसीलिए इन्होंने मैनेजमेंट वर्ड हटा के रिस्पॉन्सिबल पार्टी वर्ड डाल रखा है, ठीक है। तुम अपने मन में वही सोचो, मैनेजमेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्रोफॉर्मा एफआई, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब मैनेजमेंट या मर्चेंट बैंकर वॉटएवर, ठीक है। यार ये 4 नंबर मेरे को याद चाहिए, 4 नंबर याद करो। यहाँ ट्रू एंड फेयर व्यू थोड़ा ना बोलूंगा यार, यहाँ मेरी ओपिनियन क्या होगी, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, या फिर नीचे प्रॉपरली कंपाइल्ड एज पर दी एप्लीकेबल क्राइटेरिया। लर्न द ओपिनियन का लैंग्वेज प्लीज। ओके है, पहली लैंग्वेज क्या है, कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। दूसरा, या फिर प्रॉपरली कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। डन है ये,
टर्न कर दूं मैं? आ जाओ सर इधर। इंट्रोडक्शन दे चुका मैं, ठीक है। किसने बोला तुमको प्रोफॉर्मा एफआई बनाने? उसने बोला। उसका नाम क्या? लाल रंग में पढ़ो। फिर व्हाट इज प्रोफॉर्मा एफआई डेफिनेशन वो पढ़ के आ चुके हैं। अब एक बार डिफाइन करो बिना देखे। प्रोफॉर्मा एफआई इज द एफआई दैट इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ significant event or transaction on unadjusted FI as if the event had occurred at an earlier date, ठीक है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है, ओके। केवियट पढ़ो। क्या प्रोफॉर्मा एफआई डिलीवरी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस दिखाता है? नहीं, वो तो वुड बी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि अगर ये मर्जर पहले हो गया होता तो ऐसा होता, उसको बोलते वुड बी पोजीशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम सब जो यहाँ बैठे हो, तुम सब स्टूडेंट्स हो ना, तुम्हारी अगर मैं एक्चुअल नेटवर्थ आज के दिन बोलूँ बहुत कम होगी, तुम्हारे माँ बाप को एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूँ, तुम्हारे खुद की एक्चुअल नेटवर्थ अगर तुम कमा नहीं रहे हो, मतलब स्टाइपेंड में तो क्या ही वो होता है, तो बहुत कम होगी। लेकिन तुम्हारी वुड बी नेटवर्थ तो हाई है ना। वुड बी नेटवर्थ मतलब समझ गए, वो तो हाई होगी। या फिर सोचो तुम अगर 16 साल की उम्र से धंधे में लग जाते, काम करते, तो आज एक अच्छी नेटवर्थ होती कि नहीं होती? 6-7 साल में तो एक बन ही जाता है यार, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वुड बी नेटवर्थ। तुम कमाना चालू करोगे एट द एज ऑफ लेट्स से 23-24, हम लोग बोल रहे हैं यही अगर 16 साल की उम्र में चालू हो गया होता तो आज तुम्हारी नेटवर्थ क्या होती? दैट वाज कॉल्ड वुड बी नेटवर्थ। तो केवियट है कि भाई ये जो प्रोफॉर्मा एफआई ये एक्चुअली वुड बी पोजीशन दिखाता है। डिफाइन प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स, महा इंपॉर्टेंट है सर। वो एडजस्टमेंट्स जो सिग्निफिकेंट इवेंट का इफेक्ट इलस्ट्रेट करते हैं ऑन द अनएडजस्टेड एफआई एज इफ इट हैड ऑकर्ड एट एन अर्लियर डेट। ये तो डेफिनेशन ही बना है ना। पॉइंट नंबर ए याद करो। 2 पॉइंट से ए नंबर पहले याद करो। Adjustments that illustrate the effect of significant effect of transaction on unadjusted FI as if the event occurred at an earlier date। और दूसरा सर क्या है? सुनो सर, एक झमेला और है इधर। दो नाम याद कर लो। डिलीवरी का IPOR है, तो डिलीवरी को आप बोलोगे एंटिटी अक्वायरर, और डिलीवरी ने जिस कंपनी को अक्वायर किया स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक, उसको आप बोलोगे एक्वायरी। तो आप खुद सोचिए, अक्वायरर और अक्वायरी का डिलीवरी और स्पॉट ऑन का अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। मतलब अरे तुम कराना चाहोगे अलग अलग होगा ना, तो उनको होमोजेनाइज करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स चाहिए वो भी तो परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। सेम जैसे कंसोलिडेशन में करते हैं यार, अगर होल्डिंग सब्सिडी का अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है तो दूसरा क्या है? एडजस्टमेंट्स टू द प्रोफॉर्मा एफआई टू मेक देम कंसिस्टेंट विद द FRF एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी। अल्टीमेटली किसका अकाउंटिंग पॉलिसी और FRF फॉलो करवाना है? स्पॉट ऑन का कि डिलीवरी का? डिलीवरी का, ठीक है। तो अगर स्पॉट ऑन का डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क से बना है तो उसमें भी तो एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट्स भी क्या कहलाएंगे? प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स। तो सर प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स एक होता है कि दो? MCQ में आ सकता है ना, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है। 11.25 बोल रहा है मेरे को। चलो भाई, ये रहा प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स। तो प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स का येलो बॉक्स में जो मतलब और डेफिनेशन दिया हुआ है ना, ये देखो ना, हेडिंग दिख रहा है प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स। तो ये यहां से याद करने में हार्ड लगेगा, इसी का सिंपल लैंग्वेज मैंने वहां लिखा दिया है, ठीक है। तो प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट सर 2 प्रकार के होते हैं। कहाँ गया? एक तो वो एडजस्टमेंट्स जो डेफिनेशन से आया है, दैट इलस्ट्रेट द इफेक्ट एज इफ एट एन अर्लियर डेट, और दूसरा एडजस्टमेंट्स टू मेक इट कंपैटिबल एंड कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क ऑफ डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट। वही होगा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट, यही तो होगा। नेक्स्ट कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई, समराइज वगैरह करना। ये मेरा काम है कि उनका काम है? उनका काम है। नंबर 2, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंपाइलेशन। ये स्टेप्स मुझे फॉलो करना है कि उनको फॉलो करना है? उनको फॉलो करना है बाय द मैनेजमेंट और रेस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं एक बार मैनेजमेंट के एंगल से बात करूं, उनको परफॉर्मा एफआई बनाना है तो क्या क्या हाथ में चाहिए? नंबर 1, अनएडजस्टेड एफआई। अनएडजस्टेड एफआई का मतलब क्या होता है? द हिस्टोरिकल एफएस ऑफ द एक्वायरर एंड एक्वायरी। नंबर 2, उनको परफॉर्मा एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एंड नंबर 3, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा एज पर सेबी रेगुलेशंस। अब सर यहां से मेरी जिम्मेदारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 5 मिनट्स।
ओके, नाउ एक बार मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम इंपॉर्टेंट बात, जिन दो इंफॉर्मेशंस को मर्ज करके परफॉर्मा एफआई बनाया जा रहा है, मतलब डिलीवरी और स्पॉट ऑन, अक्वायरर और अक्वायरी का डेटा को मर्ज करके बन रहा है ना, तो इन दोनों डेटा का ऑडिट या रिव्यू, क्या ये काम है क्या मेरा एज पर दिस एंगेजमेंट? नहीं। हो सकता है मैंने उनका ऑडिट किया, वो अलग बात है, पर वो 3420 एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं है कि जिस अनएडजस्टेड एफआई को यूज करके आप बना रहे हो, डिलीवरी और लॉजिस्ट स्पॉट ऑन का जो दोनों कंपनी का जो डेटा को लेके मर्ज करके बन रहा है बैकडेट इफेक्ट से, वो दोनों डेटा का ऑडिट रिव्यू मेरा काम इस एंगेजमेंट में नहीं है। इस एंगेजमेंट में बस ये काम है कि ये जो बनाया गया एज पर परफॉर्मेंस, ये एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया है कि नहीं है। देखो क्या लिखा है, नो, यस, नो क्या है? ना तो मेरी जिम्मेदारी है बनाने की और ना उन दोनों को ऑडिट रिव्यू करने की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी यहां पे क्या है? ग्रीन कलर, टू चेक वेदर द प्रोफॉर्मा एफआई हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, या फिर प्रॉपर्ली कंपाइल्ड। करेक्ट है ना? यही है। नेक्स्ट, ये एंगेजमेंट कौन सा एंगेजमेंट है? रीजनेबल एश्योरेंस है, यहां नथिंग नॉट की भाषा नहीं होती। 5 steps are involved in such engagement, एक एक करके पांचों आएगा। नंबर 1 है एक्सेप्टेंस, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 रिटन रिप्रेजेंटेशन, नंबर 4 ओपिनियन एंड नंबर 5 मेरी एश्योरेंस रिपोर्ट। सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, तो इनका फिर से वो चुल मच गया कि जिस एप्लीकेबल क्राइटेरिया को यूज करके प्रोफॉर्मा एफआई बन रहा है, हम उसको भी चैलेंज करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। वो क्राइटेरिया किसने बनाया? क्या वो किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? यस, यस, आईसीआई ने इसके ऊपर एक गाइडेंस नोट बना रखा है, उसी के हिसाब से होता है ये मैंने एग्जांपल में पढ़वाया था ना डिलीवरी के अंदर में, तो आईसीआई गाइडेंस नोट इसके ऊपर। नंबर 2, इज इट लेड बाय सम लॉ? हाँ, सेबी, आईसीडीआर रेगुलेशंस। एंड नंबर 3, डेवलप्ड बाय, क्या मैनेजमेंट ने अपना खुद का कुछ क्राइटेरिया बनाया क्या? वो नहीं होता, ये सब आईपीओ में होता है। तो ये लॉ का बनाया हुआ, ये सेबी का और आईसीआई का, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। डिलीवरी वाला है क्या मेरे पास? है, दिखाता हूँ मैं तुमको, कहीं दिखाया होगा मैंने तुम लोग को पक्का। सेबी रेगुलेशंस तो लिखा हुआ ये रहा। क्या बोले? अरे ये स्कैंड वाला रिपोर्ट है, दिख नहीं रहा, इसमें फाइंड वर्क ही नहीं करेगा। ये रहा, ये तुम लोग को दिख रहा है कोटेशन में फटा हुआ लिखा हुआ है सेबी। ये स्कैंड है, ये परंपरा होती है बिग फोर में कि बिग फोर वाले अपना ओरिजिनल रिपोर्ट कभी नहीं देते, उसका स्कैन करके ऐसा करके पता नहीं क्या है कि फाड़ फूड़ के ये स्कैन चढ़ाते हैं, ऐसा ये परंपरा होती है। आई नो दिस। एक बार क्या हुआ था, कोई क्लाइंट था, उसने हम लोग को ऑडिट रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी मांग लिया, ठीक है। तो वन ऑफ द टीम मेंबर्स ने क्या किया था, वो ऑडिट रिपोर्ट का जो सॉफ्ट कॉपी क्लाइंट से शेयर कर दिया। अरे क्लाइंट क्यों चाहता है कि टाइप नहीं करना पड़े, एनुअल रिपोर्ट में छपेगा, आप दे दो। पार्टनर जो गरमाया था उस पर, और ये रहा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया गाइडेंस नोट, दिख रहा है? ये देखो गाइडेंस नोट बनाया आईसीए। ओके, तो सेबी रेगुलेशन आईसीए गाइडेंस नोट, तो इस पे भरोसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो वही बोल रहा है, सबसे पहले येलो डब्बे में वो क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करो। नेक्स्ट, अपनी औकात चेक करो कि तुम ये सब करने लायक हो कि नहीं। तुम लोगों ने देखा होगा 2 आईपीओ के एग्जांपल दिए थे, एक बाटली बॉय ने किया था ईएनवाई ने, और एक केपीएमजी ने, मतलब बिग फोर वाले कर रहे हैं, क्योंकि सर ये आईपीओ है, आईपीओ में चमकाना भी तो पड़ता है ऑडिटर का नाम। तो आर यू कॉम्पिटेंट टू डू प्रोफॉर्मा एफआई? एप्लीकेबल क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं जो लोग फॉलो कर रहे हैं? वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन, अच्छा व्हाट इज द वर्डिंग ऑफ माय ओपिनियन? कंप्लाइड नहीं, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, या फिर प्रॉपर्ली कंपाइल्ड, दो में से एक भाषा, ठीक है। ये DEF स्टार है, मतलब कुछ तो बात है। सुनो क्या है, इधर सुनो। डी, मैं अक्वायरर हूं, मैं डिलीवरी हूं, अक्वायरर, और ये अक्वायरी है। मान लो कि हम दोनों का जो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो अलग अलग ऑडिट हुआ है, उस पे जो सीए था उसने ये दिया था मॉडिफाइड ओपिनियन, और उसी को कंपाइल करके तो ये बन रहा है ना। तो क्या मुझे भी
3420 में जो मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा अश्योरेंस बोर्ड, क्या उसमें भी एमओ होना चाहिए कि नहीं? ये पढ़ो, एमओ मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन इन ऑडिट, एमसी मतलब मॉडिफाइड कंक्लूजन, वो रिव्यू में होता है, ठीक है। ईएमपी जानते हो, ये सब क्या है? मॉडिफाइड रिपोर्ट्स इन द ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी मतलब अक्वायरर जिसका आईपीओ आ रहा है, और अक्वायरी जिसको उन्होंने अक्वायर किया है, ठीक है। अगर इनके रिपोर्ट्स में मॉडिफाइड रिपोर्ट है जिसको यूज करके ये कंपाइलेशन बन रहा है प्रोफॉर्मा एफआई, तो क्या प्रोफॉर्मा एफआई में भी लॉ से भी अलाउ करता है क्या मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं? पढ़ो, वेदर, वेदर से पढ़ना, वेदर और नॉट द रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन से भी परमिट्स द यूज ऑफ और रेफरेंस इन द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, कि मैं भी अपने रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड कंक्लूजन, ईएमपी दे सकता हूं कि नहीं? आई हैव टू कंसिडर दैट। नेक्स्ट, ई और एफ इम्पॉसिबल है, पर फिर भी मान लो, बोलता है कि ई में बोला है कि अक्वायरर का हिस्टोरिकल एफएस ऑडिटेड ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात है। एफ में बोला है कि अक्वायरी का एफएस ऑडिटेड ही नहीं है, तो ये दोनों इम्पॉसिबल टाइप की बात है कि इनका एफएस अगर कभी ऑडिट ही नहीं हुआ तो हाउ विल आई ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट टू कंक्लूड कि जो डेटा है वो सही है कि नहीं है। पर ये दोनों प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, दोनों कंपनीज हैं, दोनों का ऑडिट हुआ ही होगा। नंबर जी, नेक्स्ट पेज। मैं मैनेजमेंट से एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले मैं मैनेजमेंट से लिखवा के ले लूंगा कि वो मेरे साथ ट्रिपल सी और टेट्रा ए करेंगे। ट्रिपल सी, क्राइटेरिया फॉर प्रोफॉर्मा एफआई इज डिस्क्लोज्ड, द क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड, एंड मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। मेरे साथ कोऑपरेट किस चीज को लेकर करोगे? टेट्रा ए, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने प्रोफॉर्मा एफआई बनाई वो मेरे साथ शेयर करोगे। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगूंगा, शेयर करोगे। एक्वायरर कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय, मर्चेंट बैंकर वगैरह से बात करना चाहता हूं तो करने दोगे। अक्वायरी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उससे बात करना चाहता हूं तो वो भी करने दोगे। तो मेरे साथ 4 टेट्राए करोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में था ना क्वेश्चन, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, अरे वो वही है, वो एकदम बकवास ज्ञान है। क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं, मटेरियलिटी कैलकुलेट करो, एंगेजमेंट पार्टी, ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इन्होंने किस तरह से परफॉर्मा एफआई बनाई, इनके प्रोसेस को समझो, ठीक है। सोर्स डेटा जिससे अनएडजस्टेड एफआई निकला है वो चेक करो, ये सब ज्ञान है नॉर्मल। इंपॉर्टेंट इसमें 7 नंबर था जो कि डेफिनेशन है परफॉर्मा एडजस्टमेंट के। हु विल डिफाइन परफॉर्मा एडजस्टमेंट्स? अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, तुम बता दो मीत, हिंदी इंग्लिश जो मन में बोलो। पहले हमको ये बताओ, परफॉर्मा एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट है कि 2 एडजस्टमेंट है? 2 बोलो। नंबर 1, adjustments that illustrate the effect of as if, बस हो गया, बढ़िया। सेकंड वाला, ओ फर्स्ट वाला याद था क्या तुमको? सेकंड वाला, हाँ, कंसिस्टेंट, कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोफॉर्मा एफआई कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एफआरएफ ऑफ द एंटिटी, ठीक है। क्योंकि अक्वायरी कंपनी जो उसका डिफरेंट फ्रेमवर्क की अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसको होमोजेनाइज करने के लिए जो एडजस्टमेंट करना पड़े वो अल्टीमेटली तो डिलीवरी का आईपीओ है ना, तो अकाउंटिंग पॉलिसी एफआरएफ तो डिलीवरी वाला होना चाहिए ना, वो एडजस्टमेंट्स उसको भी बोलते हैं। तो ये दोनों का यहाँ पे लैंग्वेज बहुत गंदा है, मैंने सरल करके लिखा दिया ना उस पेज में, याद करना भाई। नीचे आओ, मैं उससे अदर इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हो, प्रोस्पेक्टस में तो अदर इन्फॉर्मेशन भी होता है ना, ओआई, यू कैन रीड दैट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट से लिखवा के लूंगा रिटन रिप्रेजेंटेशन कि उन्होंने सारे के सारे प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, अप्लाई किया है, डिस्क्लोज किया है। नंबर 2, उन्होंने एप्लीकेबल क्राइटेरिया आईसीए का गाइडेंस नोट वगैरह से फॉलो किया है। ओपिनियन, अगर सब कुछ सही है तो मैं क्या दूंगा? क्लीन ओपिनियन। मेरे क्लीन ओपिनियन की भाषा क्या होती है? कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर प्रॉपर्ली कंपाइल्ड, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन को लेकर 2 केस है, केस 1, केस 2। अगर देश का कानून आईपीओ में मॉडिफाइड ओपिनियन को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, तब मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा कि आपके यहाँ जो भी गड़बड़ियां उसको सुधार लो, तो मॉडिफाइड ओपिनियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो लोग सुधार देते हैं ग्रेट, नहीं सुधारते तो मैं क्या करूंगा? सीक लीगल एडवाइस और विड्रॉ। केस 2, अगर देश का कानून मॉडिफाइड ओपिनियन अलाउ करता है तो दे दो मॉडिफाइड ओपिनियन, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमपी पैराग्राफ भी दे सकते हैं, देखो क्या लिखा है, सेम एज जैसे 706 वही ज्ञान है। ईएमपी में वही तो होता है, मैटर्स विच आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, वही है। प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, अश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है।
एक टाइटल जाएगा इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट, एड्रेस किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जाएगा जिसमें आप एप्लीकेबल क्राइटेरिया डिस्क्लोज करोगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करोगे टू प्रिपेयर द प्रोफॉर्मा एफआई, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करना चालू करोगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। सेकंड, द प्रैक्टिशनर इज नॉट, मेरा काम ये नहीं कि बैठ के मैं वो दोनों कंपनी का ऑडिट रिव्यू करूं या अनएडजस्टेड एफआई हिस्टोरिकल डेटा का रिव्यू करूं, वो मेरा काम नहीं है। नंबर बी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर updating or reissuing any report or opinion on the historical financial information, nor the practitioner has performed an audit or review of the historical financial information। मतलब इस एंगेजमेंट के लिए मैंने नहीं किया, हो सकता है अलग से मैं इन दोनों कंपनी का ऑडिटर हूं, पर इस एंगेजमेंट के लिए मेरा काम इन दोनों का ऑडिट रिव्यू करना नहीं है। मेरा काम केवल कंपाइलेशन को चेक करना है कि प्रॉपर्ली कंपाइल है कि नहीं है। नंबर 3, द पर्पस ऑफ, ये वो डेफिनेशन बताया कि प्रोफॉर्मा एफआई का पर्पस क्या होता है, टू इलस्ट्रेट द effect of significant events or transactions on the unadjusted FI as if the event has occurred at an earlier date। फिर मैं caveat दूंगा कि ये जो प्रोफॉर्मा FI है ये एक्चुअल कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस से सब रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये तो वुड भी रिफ्लेक्ट करता है as if the merger occurred at an earlier date। फिर इधर एक स्टेटमेंट जाएगा कि मैंने 3420 फॉलो किया है, एक स्टेटमेंट रीजनेबल अश्योरेंस, मैं रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा। क्या होता है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, अब इसको देखो जरा, एप्लीकेबल क्राइटेरिया, सेबी रेगुलेशन एंड आईसीए गाइडेंस नोट। नंबर 2, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स एंड नंबर 3, प्रोफॉर्मा एफआई। प्रोफॉर्मा एफआई इन दोनों के मुताबिक होना चाहिए। पढ़ो इधर, इट इज माई ड्यूटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस वेदर नंबर 1 द प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स मैच विद द क्राइटेरिया आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया एंड द प्रोफॉर्मा एफआई इज मेड यूजिंग दोस प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स। यानी प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स क्राइटेरिया से बना है और प्रोफॉर्मा एफआई इन एडजस्टमेंट्स को लगा के बना है। मैं अपना जजमेंट लगाऊंगा, ओवरऑल प्रेजेंटेशन चेक करूंगा एंड फाइनली माय ओपिनियन लैंग्वेज, माय ओपिनियन इज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया या फिर प्रॉपर्ली कंपाइल्ड, दो में से कोई एक भाषा चलेगी। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, आई हैव टू मेंटेन सच डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव that I have followed SAE 3420 in performance of this engagement। इसी के साथ अपना चैप्टर 11 खत्म होता है। थैंक यू।